शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज एक थोड़ा सरल सा मैप हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी की तर्ज पर ही ये मैप को डिस्कस आज हम करेंगे। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप जो फिजिकल मैप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपके सामने पेश किया गया है। यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे हैं कि एक महाद्वीप का पिक्चर बना दिया गया है, इसके बाद नदियों को भी दर्शा दिया गया है, लेकिन उनके नाम आपसे पूछे गए हैं। ABCD नाम रख दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस नदी का क्या नाम होगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की हमको बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी भी पार्टिकुलर नदी की बहुत ज़्यादा विशेषता भी आपको पता नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जानकारी हमको होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से महाद्वीप की कौन सी रिवर किस लोकेशन में है, पूरब में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, और उनके नाम हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, इस नक्शे में अफ्रीका महाद्वीप की जितनी भी मेजर रिवर्स हैं ना उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। नील रिवर के बारे में आप खास बातें जानते हैं कि विश्व की लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। चौड़ाई के हिसाब से यदि देखें, बहाव क्षेत्र के हिसाब से यदि हम देखें तो फिर आ जाती है अमेजन रिवर। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमको बहुत सारी मेजर रिवर देखने को मिलती हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही। नाइजर रिवर, ये देखिए इस प्रकार से इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है यहाँ से होकर के ये गुजर रही है और अपने पानी को अटलांटिक ओशियन में गिरा रही है। लेक चाड हमको देखने को मिलती है चाड वाले एरिया में। फिर है कॉन्गो रिवर, ये देखिए यहाँ से यदि आप नीचे की तरफ साउथ में धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पश्चिमी किनारे पर यदि आप खड़े हो जाएं तो यहाँ से ये आपको कॉन्गो रिवर दिखाई देगी। नाइल रिवर देख लिया आपने। थोड़ा सा आपको ये मैप क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ये वाला हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कर्सर के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ये कॉन्गो रिवर है। उसके नीचे वाली जो रिवर है बिल्कुल भी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये जाम्बेजी रिवर है। और भी नीचे की तरफ यदि आप जाते हैं तो ओरेंग रिवर पड़ती है। तो ये यहाँ जो मेजर रिवर्स आपको दिखाई गई हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि ए नाम रख दिया, यहाँ पर बोल रहा है कि ए में कौन सी रिवर है, तो आपको बताना पड़ेगा नाइजर रिवर है। नाइल रिवर किधर है, कॉन्गो कहाँ पर पड़ेगी, जाम्बेजी कहाँ पर पड़ेगी और ओरांग रिवर कहाँ पर पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैप का ये सेशन था हमारा, ठीक है, और पार्टिकुलरली यहाँ पर जो हम डिस्कस किए हैं वो मैप पर आधारित क्वेश्चन ही करे हैं। अब यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रही है। जहाँ पर क्लियर समझ में आ रही है तो वहाँ पर हमको रिवर कम दिखाई देती हैं, रिवर के नाम बहुत ही कम दर्शाए गए हैं। जैसे कि ये वाला मैप का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी जो रिवर हैं एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि ओरांग रिवर कहाँ पर लोकेटेड है, ओरांग रिवर है सबसे नीचे वाले हिस्से की तरफ में। उसी के अपोजिट वाले साइड की तरफ आप जाओगे तो लिम्पू रिवर पड़ जाती है। लिम्पू के ऊपर आ जाती है जाम्बेजी, लेक न्यासा से इसको पानी मिल रहा है। जाम्बेजी के ऊपर यदि आप जाते हैं तो कॉन्गो रिवर, और ऊपर आप चले जाइए पश्चिम की तरफ बढ़ते जाइए तो बेन्यू रिवर जो कि नाइजर रिवर की सहायक नदी है। उसके थोड़ा सा और आगे अभी आज चले जाते हैं तो वोल्टा रिवर है, और उसके ऊपर में है सेनेगल रिवर। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रिवर है वो है नाइल रिवर। ठीक है, ये भी दो हिस्सों में बट गई है, एक है ब्लू नाइल और दूसरी है वाइट नाइल। लेक अल्बर्ट से पानी प्राप्त करती हैं, लेक विक्टोरिया से अपने पानी को प्राप्त करती हैं और सीधे सीधे मेडिटेरियन सागर में अपने पानी को गिराती हैं।
तो महत्वपूर्ण झीलें, महत्वपूर्ण नदियाँ अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले पेज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो भारत में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, भारत में बढ़ती हुई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के टाइम में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये मेजर कंपनियां क्या हमारे देश की सरकार के डिसीजन को चेंज कर रही है? क्या इनकी वजह से हमारे देश की जो जुडिशरी है वो प्रभावित हो रही है? इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो जैसे कि अपोजिशन वाले लोगों की तरफ से आरोप लगाया जाता है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अडानी का ये बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, अडानी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस प्रकार के आरोप लगाए जाने भी ठीक है, ठीक है, आरोप लगाए जा रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं आप दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे देश के डिसीजन को प्रभावित कर सकती हैं, हमारे नेताओं को अपनी ओर खींच सकती हैं, हमारे कोर्ट को अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो ये चीज़ हमारे देश में बुरी हो सकती है, ये सभी के लिए एक बुरी बात रहेगी। और इसके साथ साथ अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि आप अच्छी तरह से जान रहे हैं इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। तो भारत के पास एक प्रकार से मौका है कि वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनसे भी आग्रह करे कि ये देखिए आप जो है सामूहिक तौर पर पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार की जो जाइंट टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां किसी देश के डिसीजन को, सॉवरेनिटी को, वहाँ की सरकार, वहाँ की न्यायपालिका को यदि प्रभावित कर सकती हैं, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ हमें रेगुलेटरी एक्शन लेना चाहिए। इसके साथ साथ में आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ों के बारे में। इंडिया ने तो कहा है देखिए कि हम हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं 25 से 30% का टैक्स लगाते हैं और कमाई करते हैं। सरकार ने भले ही क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया है, फिर भी जिस प्रकार से उसको रेगुलेट करना चाहिए था उस प्रकार से रेगुलेट नहीं कर पाई है। मेनली सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर के इंश्योर करना था इसमें पैसा फंसाने वाले लोगों के ऊपर, कि इनके जो अधिकार हैं इनको हम सेव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा सोचना था, ना कि केवल हम अपनी कमाई की तरफ ही देखते रहें। तो यही सब जो बातें हैं इसमें बताई जाती हैं, यही सब बातों का यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। वहीं यदि हम इस एडिटोरियल के हेडलाइन की यदि बात करें, पार्टिकुलरली यदि हमसे पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में, मेंस में या फिर हमें निबंध लिख लीजिए, बोला जाता है बॉर्डरलेस नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के समय में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं रही है, किसी एक स्थान तक ये सीमित नहीं रहा है, एक देश से दूसरे देश तक टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ में फैलते जा रही है। इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसमें एनोनिमिटी है। एनोनिमिटी है मतलब कि यदि इनके द्वारा कोई काम किया जा रहा है, कोई अपराध किया जा रहा है या फिर कोई गलत काम किया जा रहा है, तो उसको पकड़ में लाना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है। तो एनोनिमिटी ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड, इंडिया एज G20 चेयर कैन टेक द लीड इन शेपिंग दिस। इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए भारत के पास एक बेहतरीन अवसर है। भारत के यहाँ पर देश दुनिया के एक से एक प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उनके सामने अपनी समस्याओं को रख सकता है, उनका सॉल्यूशन खुद बता सकता है, दूसरों से भी सीख ले सकता है। भारत के पास एक बहुत बढ़िया मौका मौजूद है। तो शुरू में तो बस यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि नेशन स्टेट हम किसको बोलेंगे, टेक्नोलॉजी आजकल किस प्रकार से बढ़ते जा रही हैं, कोई एक जियोग्राफिकल लोकेशन तक ये लिमिटेड नहीं रह गई हैं, क्या क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट हो सकते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनियों के
जैसे कि जैकमा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो वहाँ की सरकार के डिसीजन को तक प्रभावित कर देते थे। प्रभावित करने का मतलब ये है कि सरकार फिर इन लोगों के हिसाब से सोचना चालू कर देती, ये लोग क्या चाहते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो चाह रहा है कि श्रीलंका में मुझे कोई एक आध प्रोजेक्ट मिल जाए, तो सरकार बाकी लोगों को दरकिनार कर देगी और उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी, उसके पीछे लग जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार के जो डिसीजन होते हैं वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से प्रभावित होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक के हिसाब से यदि हम देखें, वैल्यूएशन के मामले में आज के समय में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका जो साइज है आज के समय में 4100 बिलियन डॉलर का हो चुका है। इतना बड़ा साइज इनका हो चुका है। मतलब 5 जो लार्जेस्ट अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनका टोटल जो व्यापार हो रहा है आज के समय में देखा जाए वैल्यूएशन तो 4100 बिलियन डॉलर का हो गया है। सिंबॉलिक तरीके से देखें तो जर्मनी की जो जीडीपी है, जिसको हम कह रहे हैं ये विश्व की 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है यदि आप टर्म ऑफ वैल्यूएशन के हिसाब से देखें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीवर्स ऑफ दीज कंपनीज इज डाटा एंड देयर यूज। आपने जो है जर्मनी की जीडीपी को तक पीछे पछाड़ दिया, जो कि आज के समय में विश्व की 4थी सबसे बड़ी जीडीपी मानी जाती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख रहे हैं कि कमा कैसे करके रही हैं, कैसे करके अपने साइज को बढ़ाते जा रही हैं, बढ़ाते जा रही हैं। इनके पास सबसे महत्वपूर्ण जो टूल्स अवेलेबल हैं, हथियार अवेलेबल है, वो लोगों का डेटा। डेटा का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है हमें पता ही नहीं है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारी जानकारी किसी और के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, हमें इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज। लेकिन उस ज़ीरो को वो 100 के रूप में तब्दील कर लेते हैं और हम लोगों से कमाई करते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाते हैं और आज के समय में विश्व की जो टॉप लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं वो आज मेरे डाटा का इस्तेमाल करके, आपके डाटा का इस्तेमाल करके इतना आगे बढ़ पाई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप YouTube चलाते हैं, ठीक है, तो YouTube में आप एक चीज़ जो सर्च करेंगे, कोई एक चीज़ देख लेंगे तो YouTube वाले आपके उसी से रिलेटेड जो वीडियोस है उसकी लाइन लगा देते हैं, कहते हैं और देखो और देखो और देखो। इसका क्या मतलब है? YouTube ने हमारा डेटा चोरी किया है। चोरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसने हमारे डेटा का इस्तेमाल किया है और इसीलिए वो उसी प्रकार के वीडियोस को कंटिन्यू दिखाते जा रहा है। तो आज के समय में हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ हम कर सकते हैं? तो इस प्रकार के सिनारियों में प्रिंसिपल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की ज़रूरत है, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हम थोड़ी मदद भी कर सकें और टेक्नोलॉजी का कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, उसका भी हम यहाँ पर ध्यान रखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कोरोना के दौरान में किस प्रकार से, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, the way forward in managing future global pandemics is probably by the adoption of digital health। हर चीज़ को हम गलत नहीं कह सकते। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कोरोना से लड़ाई लड़ने में हमारी बहुत बड़ी मदद करी थी। तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है हर मामले में गलत नहीं होती है। हैव ए डाटा शेयरिंग इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेसी। हमारे यहाँ पर सिस्टम ऐसा हमको लगाना है, डेटा शेयरिंग का जो इकोसिस्टम है वो बेस्ड होना चाहिए, प्राइवेसी पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यदि आप हमारा डाटा ले रहे हैं तो हमारी जो प्राइवेसी उसको ही आप ख़त्म कर डालो। डाटा का फ्री ऑफ फ्लो होना चाहिए एंड ए ग्लोबल रेगुलेटरी सिस्टम ट्रस्टेड बाय ऑल कंट्रीज
नेशन स्टेट्स, पार्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए हम कहते हैं इंडिया को आज के समय में ज़रूरत है डेटा ट्रांसफ़र, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ बनाने की। बट दीज लॉस इन आइसोलेशन will have only be able to do so much unless a global principle based regulation। लेकिन इंडिया अकेला कुछ नियम कानून ले भी आता है तो उतने ज़्यादा वे सक्सेस नहीं होने वाले हैं जब तक कि पूरा विश्व वर्ल्ड लेवल पर इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत ना फील करी जाए या फिर उनके द्वारा इस प्रकार के रेगुलेशन ना तैयार कर लिए जाएं। इसके बाद एक और एडिटोरियल को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा वो एडिटोरियल है। इसके बाद अगला आर्टिकल आप जो देखने वाले हैं वो हमारे एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सरल शब्दों में इसको समझने की ज़रूरत है। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आज के समय में आपके घर में जो मोटरसाइकिल मौजूद है वो मोटरसाइकिल आप पेट्रोल डीजल से चलाते हैं। उसी की जगह आप यदि उसको चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिक वाली बाइक में और वो इलेक्ट्रिक वाली बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज होने के बाद ठीक है 200-250 किलोमीटर घूम फिर के आ गए, फिर चार्ज कर लिए, फिर आ गए। इस प्रकार से आपने कुल मिलाकर के एनर्जी ट्रांजिशन किया है। भारत भी यही चाहता है। भारत ने ग्लोबली क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, लेकिन ध्यान वाली बात ये है, हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तक इंडिया अपना ट्रांजिशन कंप्लीट पूरा नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आने वाले समय में हमने 2070 तक जो गोल निर्धारित करें उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का ध्यान उसको रखना ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र सरकार यदि कोई पॉलिसी बना रही है तो उसको वो इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों में ज़रूर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट में उन स्कीम्स को ज़रूर भेजेगी। इसीलिए सबसे पहले ही हमें स्टेट गवर्नमेंट से कंसिडरेशन करना है कि भाई ऐसा ऐसा कदम हम उठाने वाले हैं, तो आप बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, आपकी यदि कोई परेशानी है तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। यही बात यहाँ पर बार बार बताई जाती है कि जो हमारी राज्य की सरकारें हैं वो काफ़ी क्रिटिकल एक्टर मानी जाती हैं इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी हमको मल्टी टायर गवर्नेंस देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यदि मध्य प्रदेश में रहते हैं तो राज्य के लेवल पर मुख्यमंत्री रहेंगे, संभाग के लेवल पर, जिला के लेवल पर, ग्राम के लेवल पर, तहसील के लेवल पर आपको हर जगह सरकार का बंटवारा मिलता है, उसके अधिकारों का बंटवारा देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं मल्टी टायर गवर्नेंस। हमारे देश में ग्राम पंचायतें हैं, हमारे देश में तहसील हैं, हमारे यहाँ पर ज़िले बनाए गए हैं ताकि हमारे देश का जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, वो बेहतरीन तरीके से हो सके। जैसे कि यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, अभी इंडिया जो है G20 के फोरम की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की अध्यक्षता करने का मतलब ये है आपके पास एक मौका मिल गया है, आप एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड मुद्दे को G20 की बैठक में उठा सकते हैं। इंडिया का जो ग्लोबल क्लाइमेट प्लेजेस रहा है उसके बारे में आप फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, डेट वेट आपको कंफर्म हो जाएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे इंडिया ने क्या कहा था कि 2030 आते आते तक हम 50% नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे, ऐसा 2030 तक हमने घोषणा करे थे। तो अभी हम जो है पेट्रोल डीजल से, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। आने वाले समय में आप देखोगे कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो उसमें 50% की गिरावट हमको देखने को मिलेगी। 50% की गिरावट, उस चीज़ की भरपाई हम अदर जगह से करने वाले हैं।
इसी के साथ साथ में इंडिया ने नेट जीरो एमिशन पॉलिसी की भी घोषणा करी थी और इसके लिए टाइम पीरियड रखा गया था 2070 का। इन सब बातों को थोड़ा समर्थन मिल जाता है डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट्स का एंड नेशनल लेवल का। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या इस प्रकार के जो हमने टारगेट निर्धारित कर लिए हैं, टारगेट्स ड्राइव एक्शंस एट द स्टेट लेवल, हाउ डू वी इंगेज विथ स्टेट लेवल कंडीशन एंड प्रायोरिटीज़। स्टेट लेवल पर आप इनको कैसे करके चलाएंगे एंड कैसे करके इंगेज हो सकते हैं हम स्टेट लेवल कंडीशन और प्रायोरिटी के साथ में, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं। भारत की राज्य की सरकारें काफ़ी क्रिटिकल एक्टर मानी जाती हैं इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में, क्योंकि यहाँ पर हमको मल्टी टायर गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यदि आप इफ़ेक्टिव तरीके से ट्रांजिशन करने वाले हैं तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा ब्रिजिंग द एम्बिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में यदि कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड या फिर अदर चीज़ों से रिलेटेड गैप बढ़ते जा रहा है तो सबसे पहले हमको इसको भरना ज़रूरी है। स्टेट हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर क्यों करते हैं, तो इंडिया का जो अचीवमेंट रहा 2022 के टारगेट में कि हम 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, ऑफर सम इंसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हमको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। कुछ राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। इन्होंने अपने जो इंडिविजुअल टारगेट हैं उनको अचीव कर लिया है। फिर भी इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि 80% जो करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये प्राप्त हो रही है टू 6 स्टेट्स इन द वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 फैक्ट वाली चीज़ें बताई जाती हैं कि इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है। पहले नंबर की बात जो बताई जाती है, स्टेट के स्फीयर में देखें किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट यदि करना है तो ये चीज़ ना काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है रियल मामले में। यदि आप कोई भी नेशनल टारगेट लेकर के चल रहे हैं, भले ही केंद्र सरकार गोल को सेट करती है, इसके साथ साथ में सरकार कैरेट एंड स्टिक वाली मेथड का इस्तेमाल करती है और तब जाकर के वो अपने टारगेट को हासिल कर पाएगी। द रियलाइजेशन ऑफ दिस गोल ऑफन डिपेंड ऑन हाउ दे आर अलाइंड विद स्टेट प्रायोरिटी एंड कैपेबिलिटीज़। इस प्रकार के प्रोग्राम यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि चीज़ों को हमें पैरेलल में लेकर के चलना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट की प्रायोरिटी क्या है, इस चीज़ को भी तो हमें समझना पड़ेगा। सेकेंड नंबर की बात यह है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात ही कर रहे हैं कुल मिलाकर के देखा जाए तो, इसलिए यहाँ पर बताया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ों का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमें हाई लॉस देखने को मिलता है, अनरिलायबल सप्लाई है, सर्विस की क्वालिटी ठीक नहीं है, इफ़ लेफ्ट एड्रेस्ड कुड बी एक्सरबेटेड बाई द ट्रांजिशन। और यदि हम इसी कंडीशन में रहेंगे ना तो जो ट्रांजिशन है वो हमारा बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। दीज आर एम्बेडेड इन द स्टेट पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मस्ट बी एड्रेस्ड एट द स्टेट लेवल। तो ये सब चीज़ों को हमें स्टेट लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर की बात बताई जाती है कि राज्य की जो सरकारें होती हैं एक प्रकार से लेबोरेटरी का काम करती है। केंद्र सरकार सबसे पहले इन्हीं के ऊपर प्रयोग करती है कि सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अर्ली इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे गुजरात एंड राजस्थान के ऊपर, सोलर एंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऑन वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था सिग्निफिकेंट तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पत्ति से रिलेटेड या फिर पैदा करने को जनरेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ आपने पीएम कुसुम योजना के बारे में भी बहुत पढ़े होंगे। गांव देहात की तरफ यदि आप जाएंगे तो बहुत सारे जो हकदार हैं, ग्रामीण किसान लोग हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि पीएम कुसुम योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार कह रही हम आपको कम दाम में सब्सिडी में पंप सोलर पैनल लगा के दे रहे हैं, आप बिजली बनाओ, हमको बेचो या फिर खुद उपयोग करो, इस प्रकार से सरकार का कहना है।
अब चूँकि देखा जाए ना तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्वरों में, ऊंचे ऊंचे आवाज़ में बार बार हम रिपीट करते जा रहे हैं कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, एनर्जी संक्रमण हो रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन एंड हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड क्रिएटिंग इंसेंटिव एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। A critical next step is to engage with the diverse state context, capabilities and priorities। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो स्टेट और केंद्र सरकार की पटती नहीं है यदि केंद्र में बीजेपी है और स्टेट में कांग्रेस आ जाए तो। कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो कि हम उठाने चाहिए हमारे द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं ना तो वो पहले नंबर का जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा क्रॉस सेक्टरल इंटरलिंकेज वाला हिस्सा, कि आप जो है एक सेक्टर को दूसरे सेक्टर से क्रॉस लिंक करके देखिए, तब जाकर के आप जो है अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर पाएंगे ट्रांजिशन के मामले में। These are interlinkages being recognized in the policy discourse। एग्जाम्पल के तौर पर ये आप देखेंगे, there are analysis on how electric vehicle penetration and urbanization will affect energy demand। यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा चलाने लग गए हो, अर्बनाइजेशन ज़्यादा होने लगा है, तो इससे डिमांड का जो पैटर्न है वो प्रभावित हो जाएगा। हाउ प्रमोशन ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉडल शिफ्ट एंड ग्रीन बिल्डिंग कैन इनेबल द एनर्जी ट्रांजिशन।